नमस्कार। देश के करोड़ों पेंशन धारकों और सम्मानित वरिष्ठ नागरिकों, आप सभी का स्वागत है कमांडर अशोक रावत जी के इस आधिकारिक मंच पर। यह केवल एक चैनल नहीं, बल्कि एक आंदोलन की धधकती हुई ज्वाला है। एक ऐसी मशाल है जिसकी रोशनी में देश के कोने कोने में बैठे करोड़ों ईपीएस 95 पेंशन धारक अपने हक की मंजिल को तलाश रहे हैं। हम, इस मंच के संचालक, केवल एक माध्यम हैं, एक सेतु हैं जो कमांडर साहब के ओजस्वी विचारों, उनके संघर्ष के आह्वान और उनकी अदम्य इच्छा शक्ति को आप तक, जन जन तक पहुंचाने का विनम्र प्रयास करते हैं। कमांडर अशोक रावत जी का एक संदेश हम सब के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहा है। वे कहते हैं, यदि आपकी रगों में एक सच्चे कर्मचारी का रक्त है, यदि आपने अपने जीवन के स्वर्णिम वर्ष इस राष्ट्र के निर्माण में समर्पित किए हैं, तो यह मंच आपका अपना घर है। इस घर को मजबूत करने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, इसके हर विचार को लाइक करके अपनी सहमति दें और इसकी आवाज को इतना शेयर करें कि यह सरकार की सबसे ऊंची दीवारों को भी भेद दे। साथियों, यह कोई साधारण अपील नहीं है, यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई का शंखनाद है। यही वह पवित्र मंच है जहां से हमारे दर्द की चीख, हमारे अधिकारों की गूंज और हमारे सम्मान की पुकार सीधे सत्ता के गलियारों तक पहुंचती है। यही वह रणभूमि है जहां हम अपने बुढ़ापे की गरिमा के लिए संघर्षरत हैं। तो चलिए, आज एक बार फिर कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में एकजुट होकर अपनी मांगों के इस महायज्ञ में अपनी आवाज की आहुति देते हैं और इस लड़ाई को एक नए निर्णायक मोड़ पर ले जाते हैं। आज की यह विशेष रिपोर्ट, यह विश्लेषण सिर्फ कुछ सूचनाओं का संकलन नहीं, बल्कि करोड़ों मुरझाए चेहरों पर उम्मीद की एक नई सुबह का सूरज है। जी हां, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के दशकों लंबे संघर्ष में अब एक ऐसी सुनहरी किरण दिखाई दे रही है जो अंधकार को चीरकर एक नए सवेरे का वादा कर रही है। वह मांग जिसके लिए हमारे अनगिनत बुजुर्ग साथियों ने सड़कों पर लाठियां खाईं, धरने दिए और अपनी बची खुची ऊर्जा को झोंक दिया, वह मांग कि न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रतिमाह किया जाए, वह अब केवल एक कर्मचारी संगठन की मांग नहीं रही, बल्कि देश की सर्वोच्च पंचायत, संसद के विमर्श का एक गंभीर और केंद्रीय विषय बन चुकी है। आइए इस पूरी खबर को परत दर परत समझते हैं। देश की संसदीय स्थायी समिति, जो कि श्रम मामलों को देखती है, ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए श्रम मंत्रालय को अत्यंत स्पष्ट और कड़े शब्दों में यह निर्देश दिया है कि ईपीएस 95 योजना का मूल्यांकन एक स्वतंत्र, तीसरे पक्ष की विशेषज्ञ एजेंसी से तत्काल प्रभाव से शुरू करवाया जाए। समिति ने इसके लिए एक समय सीमा भी निर्धारित की है। उन्होंने कहा है कि यह मूल्यांकन कार्य हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए ताकि पेंशन में वृद्धि से जुड़ी अंतिम और निर्णायक रिपोर्ट वर्ष 2025 के अंत तक सरकार की मेज पर हो। यह कोई छोटी बात नहीं है। ये पहली बार है जब इतने उच्च स्तर पर एक ठोस समय सीमा के साथ पेंशन वृद्धि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आदेश दिया गया है। इस समिति की अध्यक्षता कोई और नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक अत्यंत वरिष्ठ और अनुभवी सांसद, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में समिति ने जो टिप्पणी की है, वह हमारे संघर्ष की सबसे बड़ी नैतिक विजय है। श्री बोम्मई जी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि आज के समय में दी जा रही पेंशन की राशि इतनी कम है कि उसे अपमानजनक कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह राशि किसी भी दृष्टिकोण से सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है और इसे एक सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाना अब केवल एक मांग नहीं, बल्कि समय की सबसे बड़ी और अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। अब आप स्वयं इस बयान की गहराई पर विचार कीजिए। जब संसद द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद शामिल हैं, स्वयं यह मान रही है कि महज 1,000 रुपये की पेंशन आज की कमरतोड़ महंगाई में एक क्रूर मजाक के समान है, तो इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ यह है कि अब सरकार पर एक अभूतपूर्व नैतिक और राजनीतिक दबाव बन चुका है। अब यह केवल पेंशन धारकों की एक भावनात्मक पुकार नहीं है, बल्कि यह देश के उन लाखों करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के संवैधानिक अधिकार की दहाड़ बन चुकी है, जिन्होंने अपनी जवानी की ऊर्जा से इस देश के उद्योगों के पहियों को चलायमान रखा था। चलिए जरा इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं। साल 2014, यह वह आखिरी वर्ष था जब ईपीएस पेंशन में कोई मामूली सा बदलाव किया गया था। तब से लेकर आज तक 10 लंबे वर्ष बीत चुके हैं। इन 10 वर्षों में गंगा और यमुना में कितना पानी बह गया, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई।
लेकिन हमारे पेंशन धारकों की स्थिति वहीं की वहीं, बल्कि बद से बदतर होती चली गई। इन 10 सालों में महंगाई 1 गुना या 2 गुना नहीं, बल्कि 3 गुने से भी अधिक की छलांग लगा चुकी है। रसोई गैस का सिलेंडर, जो तब 400 रुपये का था, आज 1000 रुपये के पार है। दालों की कीमतें, सब्जियों के दाम, सब कुछ आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। बिजली का बिल हर महीने एक नया झटका देता है। बच्चों की पढ़ाई का खर्च आसमान पर है। और सबसे बड़ी त्रासदी, दवाइयों की कीमतें। जिस उम्र में शरीर को सबसे ज्यादा सहारे और दवाइयों की जरूरत होती है, उसी उम्र में दवा का एक एक पत्ता खरीदना पहाड़ चढ़ने जैसा हो गया है। किराया देना तो दूर की बात है, रोजमर्रा की 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी एक अंतहीन संघर्ष बन गया है। लेकिन हमारी पेंशन, वह आज भी वहीं ठिठकी हुई है, केवल 1000 रुपये प्रति माह पर। यह कैसी विडंबना है, यह कैसा न्याय है कि जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी, अपने 35 से 40 साल किसी कारखाने में, किसी मिल में, किसी संस्थान में इस देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में लगा दिए, उसे बुढ़ापे में, जीवन के सांध्यकाल में पाई पाई के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। यह केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह हमारे राष्ट्र के आत्मसम्मान का प्रश्न है। अब लौटते हैं संसदीय समिति की उन सिफारिशों पर जो हमारे लिए आशा की सबसे बड़ी किरण हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्रिस्टल क्लियर शब्दों में कहा है कि न्यूनतम पेंशन राशि को कम से कम 7500 रुपये प्रतिमाह किया जाना चाहिए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। समिति ने एक और दूरदर्शी और अत्यंत महत्वपूर्ण सिफारिश की है, और वह है इस पेंशन राशि को महंगाई भत्ते यानी डीए, डियरनेस अलाउंस के साथ जोड़ा जाए। इसका अर्थ यह होगा कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, हर 6 महीने में पेंशन की राशि भी स्वतः ही बढ़ती जाएगी। यह एक स्थायी समाधान है जो भविष्य में पेंशन धारकों को महंगाई के डायन से बचाएगा। इसके अलावा समिति ने उस दुखती रग पर हाथ रखा है जो हर पेंशन धारक को सबसे ज्यादा पीड़ा देती है, स्वास्थ्य सुविधाएं। समिति ने पुरजोर सिफारिश की है कि सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को उचित चिकित्सा सुविधाएं और हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाए, क्योंकि यही वह उम्र है, जीवन का वह पड़ाव है जहां डॉक्टर के चक्कर, खून की जांचें और इलाज का खर्च सबसे अधिक होता है। आज की कड़वी सच्चाई यह है कि हमारे कई बुजुर्ग साथी सिर्फ इसलिए अपना इलाज नहीं करा पाते क्योंकि उनके पास डॉक्टर की फीस या महंगी दवाइयां खरीदने के पैसे नहीं हैं। वे चुपचाप दर्द सहते रहते हैं। समिति की यह सिफारिश अगर लागू होती है तो यह करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नए जीवन के वरदान के समान होगी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, सरकार का पक्ष। जब समिति ने श्रम मंत्रालय से इस बारे में जवाब मांगा तो मंत्रालय ने बताया कि यह प्रस्ताव पहले भी वित्त मंत्रालय के पास विचार के लिए भेजा गया था, लेकिन हमेशा की तरह कुछ तकनीकी और वित्तीय कारणों का हवाला देकर इसे स्वीकृति नहीं मिल पाई थी। यह वही बहाना है जो हम दशकों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब माहौल बदल चुका है। हाल ही में जब ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनआईसी के प्रतिनिधिमंडल ने कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात की, तो इस बार का अनुभव अलग था। उन्होंने सभी मांगों को, सभी तर्कों को और पेंशनरों की पीड़ा को बहुत ध्यानपूर्वक और गंभीरता से सुना। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि सरकार पेंशनरों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। इस आश्वासन से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि अब सरकार के उच्चतम स्तर पर इस मुद्दे पर विचार विमर्श की प्रक्रिया गंभीरता से शुरू हो चुकी है। राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार आगामी वर्ष यानी 2025 के बजट सत्र से पहले पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी से जुड़ा कोई बड़ा और निर्णायक फैसला लेकर सामने आ सकती है। चलिए अब उन कुछ बड़े और महत्वपूर्ण बदलावों की बात करते हैं जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने हाल ही में लागू किए हैं। इन बदलावों का सीधा असर देश के 7 करोड़ से भी ज्यादा खाता धारकों पर पड़ने वाला है। पहला बड़ा बदलाव, अब प्रोफाइल को अपडेट करना पानी की तरह आसान कर दिया गया है। पहले अगर आपके नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि या वैवाहिक स्थिति में कोई गलती हो जाती थी तो उसे ठीक कराने के लिए महीनों तक दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब आप यह सब कुछ स्वयं ऑनलाइन घर बैठे ठीक कर सकते हैं।
शर्त केवल इतनी है कि आपका यूएन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। दूसरा, बड़ा बदलाव। पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया अब पूरी तरह से डिजिटल और सुपरफास्ट हो गई है। वह जमाना गया जब नौकरी बदलने पर पुराने पीएफ का पैसा नए अकाउंट में ट्रांसफर कराने में हफ्तों और महीनों लग जाते थे। अब यह प्रक्रिया कुछ ही दिनों में पूरी हो जाती है, जिससे आपका पैसा बिना किसी रुकावट के आपके नए खाते में पहुंच जाता है। तीसरा, बड़ा बदलाव। जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म अब ऑनलाइन सबमिट किया जा सकता है। ये वह प्रक्रिया है जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिलकर किसी जानकारी को प्रमाणित करते हैं। पहले इसके लिए कर्मचारियों को अपनी कंपनी और फिर ईपीएफओ दफ्तर के बीच भाग दौड़ करनी पड़ती थी। अब यह सारा काम बिना किसी परेशानी के ऑनलाइन हो जाएगा। चौथा और एक क्रांतिकारी बदलाव, सीपीएसएस यानी सेंट्रलाइज्ड पेंशन डिसबर्समेंट सिस्टम को लागू कर दिया गया है। पहले पेंशन का भुगतान केवल कुछ चुनिंदा बैंकों के माध्यम से ही होता था, जिससे कई बार पेंशन मिलने में देरी हो जाती थी। अब एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से पेंशन की राशि सीधे किसी भी बैंक खाते में बिना किसी देरी के पहुंचाई जा सकेगी। इससे भुगतान में होने वाली देरी की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। पांचवां और अंतिम महत्वपूर्ण बदलाव, उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन के नियमों को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है। अब जो कर्मचारी अधिक वेतन पाते हैं, वे अपनी इच्छा से अतिरिक्त योगदान देकर भविष्य में कहीं ज्यादा पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए नियम और प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। ये सुधार अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन असली सवाल अब भी वही है, न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक और गंभीर तथ्य को उजागर किया है। उन्होंने लिखा है कि ईपीएस 95 जैसी विशाल योजना का मूल्यांकन 30 साल के लंबे अंतराल के बाद किया जा रहा है। इसीलिए इसे किसी भी कीमत पर, किसी भी बहाने से और टाला नहीं जा सकता और वर्ष 2025 के अंत तक इसे पूरा करना राष्ट्रहित में आवश्यक है। समिति के अध्यक्ष श्री बसवराज बोम्मई जी ने साफ शब्दों में कहा, हम अब अपने पेंशनरों को और एक दिन का भी इंतजार नहीं करवाना चाहते। जिन कर्मचारियों ने इस देश की औद्योगिक प्रगति की नींव रखी, जो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं, उन्हें उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए। यह उनका अधिकार है। कमांडर अशोक रावत जी ने भी हाल ही में अपने एक संबोधन में इसी भावना को और प्रबलता से व्यक्त किया था। उन्होंने कहा, हमारा यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं, बल्कि उस व्यवस्था से है जो अपने बुजुर्गों का सम्मान करना भूल गई है। यह आंदोलन उन करोड़ों गुमनाम चेहरों के सम्मान के लिए है, जिन्होंने अपने जीवन के 35 से 40 अमूल्य वर्ष इस देश के कारखानों में, मिलों में, खदानों में खपा दिए। उनका संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, अब हम थकने वाले नहीं, अब हम रुकने वाले नहीं, अब हम पीछे हटने वाले नहीं। अब की बार सम्मानजनक पेंशन का अपना अधिकार लेकर ही रहेंगे। कमांडर साहब का यह दृढ़ विश्वास है कि अगर देश के सभी पेंशनधारी जाति, धर्म और राज्य की सीमाओं को तोड़कर एक तिरंगे के नीचे एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएंगे, तो दुनिया की कोई भी सरकार उनकी जायज मांग को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अक्सर जब भी पेंशन बढ़ाने की बात आती है, तो सरकार की तरफ से फंड की कमी का एक घिसा पिटा बहाना सामने रख दिया जाता है। लेकिन यह तर्क कितना खोखला है, इसके आंकड़े भी हमारे पास हैं। यही सरकार हर साल अपने बजट में बड़े बड़े उद्योगपतियों, कॉरपोरेट्स को लाखों करोड़ रुपए की टैक्स में राहत देती है, उनके कर्जे माफ करती है। लेकिन जब बात उन पेंशनरों की आती है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी टैक्स दिया, तो खजाना खाली बता दिया जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि आज भी ईपीएफओ के पास 7 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एक विशाल कॉर्पस यानी जमा धन मौजूद है। अगर उस फंड का एक छोटा सा हिस्सा भी सही नीति और सही नीयत के साथ निवेश किया जाए, तो देश के हर एक पेंशन धारक को 7,500 रुपये की सम्मानजनक पेंशन आसानी से दी जा सकती है। हमारा सवाल सरकार से बहुत सीधा और सरल है। जब हमारा देश विकासशील से विकसित भारत बनने की राह पर अग्रसर है, जब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहे हैं, तो क्या इस विकास की यात्रा में हमारे बुजुर्ग पीछे छूट जाएंगे? क्या वे लोग जिनके मजबूत कंधों पर चढ़कर आज देश इस मुकाम पर पहुंचा है, उन्हें ही अपने बुढ़ापे में अपने मौलिक अधिकार के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ेगा? अब समय आ गया है साथियों। अब हर एक पेंशनधारी साथी को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी।
और अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। कमांडर अशोक रावत जी के कुशल और निस्वार्थ नेतृत्व में यह आंदोलन आज किसी एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं रहा। यह एक राष्ट्रव्यापी क्रांति बन चुका है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक, हर राज्य के पेंशनधारी आज एक झंडे के नीचे एक आवाज में एकजुट हो रहे हैं। हर रैली में, हर प्रदर्शन में आज एक ही नारा गूंज रहा है, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें भी सम्मान से जीने का अधिकार चाहिए। तो मेरे प्यारे और सम्मानित साथियों, यह थी ईपीएस 95 पेंशन पर हो रहे नवीनतम डेवलपमेंट्स और ईपीएफओ के नए सुधारों से जुड़ी संपूर्ण और विस्तृत जानकारी। यदि आप भी इस महाअभियान का एक अभिन्न हिस्सा हैं, यदि आप भी मानते हैं कि हमारे बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को केवल देखें नहीं, इसे इस आंदोलन का एक हथियार बनाएं। इसे लाइक करें, इसे हर ग्रुप में, हर कॉन्टैक्ट को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। याद रखिए, आपकी हर एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाती है, आपका हर एक शेयर हमारी आवाज को और दूर तक ले जाता है और आपका हर एक सब्सक्रिप्शन इस मंच को और शक्तिशाली बनाता है। यही वह डिजिटल किला है जहां से हमारी संगठित शक्ति सरकार तक पहुंचती है। कमांडर अशोक रावत जी, राष्ट्रीय आंदोलन समिति और हम सब मिलकर इस न्याय की लड़ाई को इसकी अंतिम और विजयी मंजिल तक अवश्य पहुंचाएंगे, क्योंकि अब की बार सम्मानजनक पेंशन हमारा अधिकार। ईपीएस 95 पेंशनर्स यूनिटी जिंदाबाद। कमांडर अशोक रावत जी अमर रहें। जय हिंद।